हेलो। वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और पिछले एक वीक में यहाँ पर साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी घटनाक्रम डेवलप हुए हैं उनको हम स्टडी करेंगे। यूपीपीसीएस से रिलेटेड यहाँ पे जो भी एग्जाम है, खासकर यूपीपीसीएस और आरओ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे एज अ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। रही बात यूपी के अदर एग्जाम की, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम की, तो वहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के दिवस रोगों से रिलेटेड होते हैं। तो हम यहाँ पर जनरल साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक दोनों के टॉपिक्स को इसमें हम स्टडी करेंगे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक के अंतर्गत क्या रहा विशेष, कौन कौन सी घटनाएं, दिवस और रोग या अन्य प्रकार के टॉपिक जो हैं साइंस के क्षेत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है दूरसंचार विभाग ने हाल ही में यहाँ पे 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण के लिए वीवीडीएन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे समझना है, क्योंकि 5G नेटवर्क को लेकर लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और इसके परीक्षण इत्यादि को लेकर हाल ही में यहाँ पे दूरसंचार विभाग के द्वारा एक्सटेंशन किया गया था इसके परीक्षण की गतिविधियों को लेकर। तो आइए समझते हैं क्या ये समझौता और किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे दूरसंचार विभाग जो है डीओटी की तकनीकी एक शाखा ने इसमें दूरसंचार उपकरण निर्माता, ठीक है, जो है आपकी वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के माध्यम से जो 5G के तहत आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ORAN, ठीक है, ORAN, इसे स्थापित किया जाएगा। और साथ ही साथ ORAN के संबंधित यहाँ पे जो भी अनुसंधान, नवाचार, घरेलू डिज़ाइन, विनिर्माण क्षमता इत्यादि को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। देखा जाए तो इस समझौते से ORAN के क्षेत्र में कार्य कर रहे पंजीकृत जो स्टार्टअप हैं, साथ ही साथ जो वेटर्स हैं, आपके MSME सेक्टर्स को रिलेटेड यहाँ पे एक सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही यहाँ पे ORAN के घटकों के साथ मिल करके यहाँ पे एक अंतर संचालन की सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण के लिए यहाँ पर देखें तो कुछ प्रयोगशालाओं और वहाँ पे उत्पादों के परीक्षण को भी यहाँ पे इसमें शामिल किया जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए कि 5G नेटवर्क के लिए जो भी उपकरण इत्यादि आपको चाहिए हैं, जो भी रेडियो नेटवर्क आपको चाहिए होगा, जिस भी तरीके की सुविधाएं इत्यादि चाहिए होंगी, उपकरण यहाँ पे डेवलप करना, उनका परीक्षण करना है कि किस तरीके से ये काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे ये समझौता किया गया है। साथ ही साथ देखिए जो रेडियो तरंगों के यहाँ माध्यम से कुछ और भी चीज़ों को इसमें ऐड अप किया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। उसके पहले ORAN के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट प्रोग्रामेबल नेटवर्क को डेवलप किया जाएगा, जो कि यहाँ पर कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रहेगा। साथ ही यहाँ पे रेडियो नेटवर्क संबंधी यहाँ पे डेटा सेंटर इकोनॉमिक्स को डेवलप किया जाएगा। विक्रेता संबंधी यहाँ पे विविधता, नवाचार संबंधी क्षमता, बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप स्वचालन और प्रबंधनीयता और स्वामित्व संबंधी कुछ लागत में यहाँ पर आपको कमी लेकर आना, ये सारी यहाँ पर काम किए जाएंगे। अर्थात एक तरीके से कैसा नेटवर्क डेवलप करना जो कि यहाँ पे 5G नेटवर्क को बेहतर तरीके से संचालित कर सके, विक्रेताओं को बेहतर सुविधाएं दे, इसका प्रबंधन करना आसान बनाए, बाजार की मांग के अनुरूप कार्य कर सके। और देखिए यहाँ पे कई बार होता है कि जब आप ये सारी सुविधाएं लेकर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये भी जो काम करना है कि यहाँ पे इसकी जो लागत क्षमता है, जो कमी कह सकते हैं कि जो लागत आएगी इसकी, उसको कम कैसे करना है, इस पर भी यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये सारा जो काम करना है वो यहाँ पर कह सकते हैं ORAN के लाभ हैं या उसे लागू करने समय इस तरीके की यहाँ पे सुविधाएं मिलने वाली हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ORAN के उपयोगकर्ताओं को रेडियो तरंगों के माध्यम से यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीकी है जो इसे यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा। वेब पर उपलब्ध जितने भी प्रकार की आपकी एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पर एक्सेस किया जा सकेगा RAN के माध्यम के रूप में। साथ ही जो मौजूदा तकनीकी हैं, जो हार्डवेयर को लेकर आपके पास हैं, जो सॉफ्टवेयर इत्यादि को हैं, उनको यहाँ पर एकीकृत एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये डेवलप करेंगे। साथ ही यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति लगभग एक ही विक्रेता के माध्यम से यहाँ पर किए जाने की बात भी की गई है। साथ ही देखिए यहाँ पे एक बात और कही गई है कि अलग अलग इकाइयों ने कई विक्रेताओं को एक साथ लेकर आना कठिन हो जाता है और साथ ही अधिकांश मामलों में अलग अलग इकाइयाँ एक ही आपूर्तिकर्ता से आती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप किसी प्रकार के उपकरणों को यहाँ पर डेवलप करना होता है तो वहाँ पे समस्या आती है कि कई अलग अलग जगहों से आप चीज़ों को खरीदते हैं, उसे लाते हैं, प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं, उसमें समस्याएं आती हैं, अलग अलग लोगों को वहाँ पर उनको बुलाना, उसे एक्सेस कराना, ठीक कराना, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम अड़चने आता था। जितने ज़्यादा लोग उतनी सारी यहाँ पे समस्याएं हैं। तो वहाँ पर यदि उन सारी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए, उन्हें जोड़ दिया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर एक ही व्यक्ति या मोस्टली ऐसा कह सकते हैं
कि यदि एक ही कंपनी के द्वारा या एक या दो कंपनियां, चार कंपनियां जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके की सुविधाएं लेकर आती हों, या इस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पर जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इनको अलग अलग कंपनियों को एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सके, तो ये भी यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर तरीके से काम करने के लिए अच्छा हो सकता है। एक साथ यहाँ पर देखिए ओरैन के उद्देश्यों को लेकर भी कहा गया कि ऑपरेटर जो अलग अलग विक्रेताओं के घटकों को शामिल करने और एकीकरण में यहाँ पे सक्षम बनाने का भी इसमें काम किया जाएगा। इसके साथ साथ एक से अधिक आपूर्तिकर्ता वाले रेडियो एक्सेस नेटवर्क के समाधान निर्मित करना, मुख्यतः ओपन इंटरफेस के साथ के आधार पर विक्रेता तटस्थ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपयोग को केंद्रित करना। कि यहाँ पर देखिए ओपन इंटरफेस के आधार पर विक्रेता तटस्थ, अर्थात कि यहाँ पर देखा जाए कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पर्टिकुलर विक्रेता को लेकर के यहाँ पे कोई भेदभाव वाला काम हो, तो उसे तटस्थतापूर्वक सभी को सभी तरीके की सुविधाएं यहाँ पे प्रदत्त कराने के लिए ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के उपयोग को ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता देने की बात की गई है। तो ये है आपका जो समझौता किया गया है और इसके माध्यम से इन फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से हम 5G नेटवर्क को डेवलप करेंगे। चलिए अगली बात यहाँ पे आती है आपको अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में। देखिए कई प्रकार के जो क्वेश्चन आपको बनते हैं इस तरीके के डेटाबेस वन लाइनर देखें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हो गए, थैलेसीमिया दिवस हो गए, जो रोगों को रिलेटेड होते हैं और इस तरह के दिवसों से रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ पर इसको लेकर भी डिस्कस कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी इससे रिलेटेड आपको देते हैं। देखिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? हम 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से हम किसके लिए कहते हैं? आधुनिक नर्सिंग की जनक जो हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में हम इसको मनाते हैं, इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो होते हैं समाज में नर्सों के योगदान को मूल रूप से चिन्हित करने के लिए, उनकी कह सकते हैं उनके योगदान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको प्राथमिकता देने, उनके कार्यों की सराहना करने के लिए हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाते हैं। देखा जाए तो जैसे कि कोविड-19 के इम्पैक्ट के दौरान अगर हम देखें तो डॉक्टर्स और नर्स का एक बहुत बड़ा योगदान था। जिस तरीके से वो अपने सभी घर इत्यादि को छोड़ करके अस्पताल में कई महीनों दिनों तक यहाँ पे लगातार सेवा में रत रहे और लोगों की जान बचाने के लिए अपनी भी जान को यहाँ पे जोखिम में डालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखा जाए तो अपने आप में इस तरह की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती हैं। और इसके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर देखें। इस दिवस को सर्वप्रथम मनाया गया कब? 1965 में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा मनाया गया। किंतु 1974 के में यहाँ पर देखा जाए तो 12 मई को हम यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर इसे मनाया जाने लगा। स्टार्टिंग ज़रूर इसकी 1965 से हुई थी, लेकिन इसका 12 मई से हर वर्ष यहाँ पे आयोजन जो हुआ वो 1974 से आयोजित हुआ। देखा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है एक ब्रिटिश नागरिक थे जिन्हें युद्ध में घायल और बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1850 के दशक की यहाँ पे क्रीमियम युद्ध में दूसरे नर्सों को प्रशिक्षण दिया, उनके प्रबंधन के रूप में यहाँ पर उन्होंने काम भी किया। इसके अलावा उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ठीक है, उनके विचारों और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में काफ़ी प्रगति हुई उनके विचारों से, उनके सुधारों से। साथ ही देखा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सांख्यिकी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार स्वास्थ्य किसी भी महामारी के प्रभाव को कम कर सकता है। और संपूर्ण विश्व जब कोरोना वायरस के समय यहाँ पे था तो नर्सों की भूमिका, जैसे मैंने कहा, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। और इसलिए यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 1974 से लगातार मनाया जा रहा है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की यहाँ पे जयंती पर हम इसे मनाते हैं। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। चलिए अगला यहाँ पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है विश्व ल्यूपस दिवस। ठीक है, क्या है ल्यूपस, किस तरीके की है बीमारी, कैसे फैलती है, क्या है इसकी लक्षण इत्यादि, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इस बीमारी के तहत समझेंगे। देखिए बीमारियाँ होती हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, किसके द्वारा फैलती हैं, क्या प्रभावित करती हैं किस अंग को, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विश्व ल्यूपस दिवस के बारे में भी हम समझ लेते हैं। ल्यूपस क्या है? तो ल्यूपस देखिए बीमारी अथवा जागरूकता को बढ़ाने के लिए 10 मई को हम यहाँ पे विश्व ल्यूपस दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाया जा रहा है? 10 मई को हम प्रतिवर्ष यहाँ पे विश्व ल्यूपस दिवस मनाते हैं। यह एक स्व प्रतिरोधी रोग है जो शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पर्टिकुलर पूरे बॉडी को आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बॉडी के पर्टिकुलर किसी पार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। और स्व प्रतिरोधी बीमारी जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मानव स्वास्थ्य की कोशिकाओं और बाहरी कोशिकाओं के बीच के अंतर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को ल्यूपस बीमारी होगी तो उसमें यहाँ पर आपको तेज बुखार, लगातार मुंह में अल्सर, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द और अधिक थकान जैसी समस्याएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए तो
इसमें गाल और नाक पर तितली के पंखों जैसे लाल निशान बन जाते हैं। ये भी यहाँ पर आपको एक एस्पेक्ट इस पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको कैसे निशान बन जाते हैं, तितली के पंखों के जैसे आपके लाल निशान यहाँ पे पड़ जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको इसमें बटरफ्लाई रैश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। जो निशान आपको गाल पे या नाक पे पड़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाई यहाँ पे रैश कहते हैं। और इसके तत्काल निदान और उपचार के लिए यहाँ पर बहुत हद तक देखा जाए तो बचने के लिए यहाँ पर ल्यूपस के उपचार में डॉक्टरों की सलाह पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यहाँ पर उपयोग की जाती है। कौन सी दवा है, देखिए ये दवा आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आपको दी जाती है, ठीक है। ल्यूपस बीमारी से रोग से बचाव के लिए हमें कौन सी दवा दी जाती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। बीमारी में देखें तो मोस्टली यहाँ पर आपके बॉडी के मस्तिष्क, त्वचा, किडनी और कई अंगों को ये प्रभावित करते हैं। और 10 मई को हम ल्यूपस रोग इसलिए भी मनाते हैं ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें, इनके लक्षणों, शरीर में होने वाले इनके प्रभावों की अधिक से अधिक जानकारी कैंपेन और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि जागरूकता ही देखिए रोगों से उपचार, लोगों को कई बार देखिए पता भी नहीं चलता, खासकर भारत जैसे देश में देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं कई बार लोगों को पता एग्जैक्टली नहीं चलता कि उनको हुआ क्या है। वो किसी प्रकार की टेबलेट खाकर यहाँ पे जीवन आ, इसके कारण मोर्टेलिटी जो रेट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बीमारी का यदि आपको पता लगाना है तो जागरूकता एक सबसे अच्छी चीज़ है, जो लोगों को बताए कि किस प्रकार का रोग है, कौन से लक्षण आप में दिख सकते हैं और किस तरीके की सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके की जांच इत्यादि करनी चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जागरूकता के माध्यम से, कैंपेन के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हमें लगातार आयोजित करना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पे है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो देखिए यहाँ पे 3 हैं, 3 यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी दिवस को हम 11 मई को यहाँ पे मनाते हैं तो 3 हो गए। नर्स दिवस 12 मई को है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को है, राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस जो है वो आपको देखा जाए तो 10 मई को, 10, 11, 22 लगातार यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट दिवस हैं। प्रौद्योगिकी है तो मोस्टली आपको पता है कि कैसा होगा, वैज्ञानिक दक्षता और प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाने के लिए यहाँ पे जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो उपलब्धियाँ इत्यादि रही उनको याद करने के लिए, उनके योगदान को यहाँ पर हम कहें महत्व इत्यादि को रेखांकित करने के लिए हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का यहाँ पे आयोजन करते हैं। आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा यहाँ पर हम इसको आयोजित करते हैं। और मोस्टली विज्ञान के अंतर्गत इस दिवस में हम देखते हैं कि जो रचनात्मकता है, वैज्ञानिक जांच, उद्योग, विज्ञान के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास के प्रतीक इत्यादि हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर रखते हैं। इस साल की जो थीम यहाँ पर रखी गई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की, उसको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकृत दृष्टिकोण की ये बात करता है, अर्थात इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 11 मई को भारत ने पहली सफल यहाँ पे शक्तिमान परमाणु मिसाइल का भी यहाँ पे परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो 11 मई से रिलेटेड हैं, इनको भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया था, 11 मई को ही भारत ने पहली सफल शक्ति परमाणु परीक्षण यहाँ पे किया। इस मिसाइल परीक्षण का भारतीय सेना ने परीक्षण कहाँ किया था, पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में, और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो शक्ति यहाँ पे परमाणु मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत ने 2 परमाणु हथियारों का भी सफलतापूर्वक यहाँ परीक्षण किया, और इस दिन का नाम यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था। प्रत्येक वर्ष देखिए तो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान के लिए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो ये था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से रिलेटेड। अगला है विश्व थैलेसीमिया दिवस। ये देखिए मनाया गया 8 मई को, ठीक है। कब मनाया गया थैलेसीमिया दिवस, तो 8 मई को यहाँ पे मनाया गया है। ये वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय नहीं है, ये वैश्विक है, अर्थात विश्व थैलेसीमिया दिवस है जो 8 मई को मनाया जाता है। और बेसिकली मनाते उसी के लिए हैं कि लोगों को रोगचार, इस प्रकार की बीमारियों के बारे में पता कराने के लिए, प्राथमिक के लक्ष्यों की जानकारी देने के लिए, देखा जाए तो जागरूकता इत्यादि फैलाना भी यहाँ पर विश्व थैलेसीमिया दिवस के माध्यम से लोगों के मध्य है। थैलेसीमिया कैसा रोग है, तो ध्यान रखिएगा ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें पीड़ित जो होते रोगियों के संघर्ष के संबंध में है, और पीड़ितों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों, रोग के उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों इत्यादि के सम्मान में भी हम यहाँ पर इसका कह सकते हैं लोगों का सम्मान भी यहाँ पर हम करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा की गई थी। विश्व थैलेसीमिया दिवस को 8 मई के रूप में मनाने को लेकर। रोग की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा ये एक आनुवांशिक रोग है जो रक्त विकार के माध्यम से फैलता है, और ये माता पिता से होते हुए
बच्चों को और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर ये आपको आने वाली पीढ़ियों के मध्य भी यहाँ पर आपको इसका संचार होता है। देखा जाए तो इस रोग में देखा जाए तो आपको आरबीसीज जो होती हैं उसमें पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण आपको एनीमिया हो सकता है। रोगियों के जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। और वो रोग की गंभीरता में यहाँ पर देखा जाए तो जीन में शामिल उत्परिवर्तन और उनकी अंतरक्रिया पर ये निर्भर करते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति को थैलेसीमिया नामक अगर रोग हो जाता है तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा आरबीसीज की कमी होगी। और आरबीसीज देखा जाए तो आपके ऑक्सीजन के वाहक भी होती हैं, और यदि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, एनीमिया का रोग होगा। और ऐसी स्थिति में काम यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो लगातार आपको रक्त का चढ़ाना हर 2-3 हफ्तों में, ताकि ये समस्या से आप निजात मिल सके। अगली यहाँ पर है 100 गीगावाट सौर क्षमता को प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। ये एक वन लाइनर बन सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा 100 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बना है आपका राजस्थान, ठीक है। कौन सा? राजस्थान। क्या है इसमें, क्या रहा विशेष, क्या क्या बातें और हैं, किस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए मेरकॉम की इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकी के अनुसार यहाँ पे राजस्थान जो है आपका देश का ये पहला राज्य यहाँ पे बन गया है जिसे बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट की संचयी सौर प्रतिष्ठान को पार किया है। वर्तमान समय में जो राजस्थान की कुल विद्युत क्षमता है वो है कितनी? 32.5 गीगावाट है। और राजस्थान की कुल विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना हो गया? बढ़कर आपका 55%। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका टोटल ऊर्जा में 50% से ज़्यादा या एक बड़ा स्रोत या सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कैसी है? अक्षय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके अतिरिक्त देखा जाए इसमें तापीय ऊर्जा भी है 43% और परमाणु ऊर्जा आपको आता है 2%। इसके अलावा राजस्थान सौर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है, जहां बिजली का क्षमता का मिश्रण में देखे जाए तो 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का यह 64% है। साथ ही मेरकॉम के इंडिया सोलर ट्रैकर के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक की सौर परियोजनाएं वर्तमान समय में निर्माणाधीन हैं। और जैसा कि हम देखते आए कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का उद्देश्य है कि 2025 तक हम यहाँ पर 24-25 तक 30 गीगावाट की ऊर्जा के लक्ष्य को इनका हासिल करना है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया। 10 ऑलरेडी पार कर चुके हैं, 16 गीगावाट के अधिक सौर परियोजना निर्माणाधीन है, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो 26 गीगावाट की क्षमता वो हासिल कर लेंगे और 30 गीगावाट का उनका लक्ष्य है, जिसमें देखा जाए तो यूटिलिटी और ग्रिड स्केल सोलर पावर की 24 गीगावाट की बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर है। इसके अलावा दिसंबर 2021 तक भारत की संचयी जो सौर स्थापित क्षमता है वो कितनी है? टोटल भारत की जो सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वो 55 गीगावाट की, जिसमें 10 गीगावाट आपका राजस्थान का है। और साथ ही साथ देखिए तो मेरकॉम इंडिया अमेरिका स्थित मेरकॉम कैपिटल ग्रुप की एक सहायक कंपनी है, जो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान संचार फर्म और जो भारतीय क्लीन टेक बाजारों में विशेषज्ञता प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह के लिए मिशन को लेकर। देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2024 में शुक्र के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना हाल ही में बनाई है। भारत लगातार देखिए तो इसरो के द्वारा गगनयान, मंगलयान और आपके ऐसे कई सारे मिशन तो लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अब साथ ही साथ शुक्र के लिए इसरो के द्वारा जारी की जाने वाले अपने तरीके के पहला यहाँ पे अभियान लॉन्च करने वाले हैं। और इसरो का जो उद्देश्य है कि शुक्र की सतह के नीचे रहस्यों और उसके वातावरण का यहाँ पे अध्ययन करना है। इसके द्वारा इसरो के द्वारा शुक्र मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोगों को भी योजना में लाया जाएगा, जिसमें है सक्रिय ज्वालामुखी हॉटस्पॉट, लावा प्रवाह, सतह प्रक्रियाओं, उथले उप स्टैटिग्राफी की जांच करना, वायुमंडल की संरचना, गतिकी का अध्ययन करना। ये सारा काम यहाँ पर शुक्र ग्रह के मिशन के अंतर्गत शामिल है। अर्थात देखा जाए तो शुक्र के ग्रह के बारे में जो भी यहाँ पे अध्ययन करना है, उसके वातावरण से लेकर सतह, ज्वालामुखी और अन्य प्रकार की जानकारियों को लेकर। और इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए देखिए एक हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार का इसमें उपयोग किया जाएगा, जो ग्रह के चारों ओर बादलों के बावजूद यहाँ पे शुक्र ग्रह की जांच करने में सक्षम होगा। शुक्र ग्रह की उपसतह की बात अभी तक किसी भी देश के द्वारा इसका कोई अवलोकन नहीं किया गया है, और इसलिए भारत पहली बार यहाँ पर उपसतह पर रडार की सहायता से इसे उड़ाएगा और ग्रह की शुक्र की उपसतह में कुछ 100 मीटर तक ये प्रवेश भी यहाँ पर करेगा। तो ओवरऑल तरीके से ये फिलहाल यहाँ पर 2024 तक का लक्ष्य है शुक्र ग्रह मिशन को लेकर इसरो के द्वारा।
और भारत का देखा जाए तो इस तरह की ये पहली बार, और वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो जैसा शुक्र ग्रह की उपसतह का, क्योंकि अभी किसी ने अध्ययन नहीं किया है, इस लिहाज से देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर इस तरह का ये पहला मिशन है। चलिए अन्य कुछ यहाँ पर अन्य मिसलेनियस टॉपिक्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला देखिए है WHO ने देखिए यहाँ पे हाल ही में आपको संक्रमण रोकथाम नियंत्रण पर IPC पर एक वैश्विक रिपोर्ट को जारी किया है। IPC एक व्यवहारिक यहाँ पे साक्ष्य आधारित एक दृष्टिकोण की बात करता है और यह रोगियों और स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए संक्रमण से होने वाली हानि को बचाने को लेकर यहाँ पर काम करने की बात करता है। रिपोर्ट में जो मुख्य निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पहला इसमें कहा गया कि हाथों की स्वच्छता जो के माध्यम से 70% के संक्रमण को रोका जा सकता है। अर्थात यदि हम अपने हाथों को स्वच्छ रखें, क्योंकि मोस्टली हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसमें हाथ का प्रयोग ज़रूर करते हैं, और यदि ऐसी स्थिति में और इसके अलावा हम अपने हाथों से अपने चेहरे इत्यादि को भी छूते हैं, जिसके कारण यहाँ पर यदि हाथ आपके स्वच्छ हैं तो हम उन्होंने कहा है कि हम 70% संक्रमण को सिर्फ हाथों की स्वच्छता के माध्यम से रोक सकते हैं। साथ ही 11% यहाँ पे देशों के पास कार्यक्रम परिचालन संबंधी कोई योजना नहीं है, ये भी इस डेटा का एक पॉइंट है। और IPC जो है जल स्वच्छता, साफ सफाई और पद्धतियों को एकीकृत करने की आवश्यकता को भी बताता है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं संक्रमण की रोकथाम नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश हेतु मुख्यतः भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के द्वारा के लिए IPC पद्धतियों को एकीकृत करते हैं। यहाँ पर ये भी इस डॉक्यूमेंट में एडअप किया गया है। अगला है यहाँ पर एम प्राइम। एम प्राइम क्या है? तो अटल नवाचार मिशन, जिसे एम कहते हैं, कि और नीति आयोग ने शैक्षिक जगत के लोगों के गहन तकनीकी वाले उत्पाद बनाने में मदद करने के लिए एम प्राइम प्लेबुक को हाल ही में लॉन्च किया है। एम प्राइम का उद्देश्य क्या है? तो एम प्राइम देखिए बनाया गया था एक मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम के उद्देश्य से, और यहाँ पर देखिए तो इसमें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से बाजार में प्रारंभिक चरण में विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों के विचारों को प्रोत्साहन देने की इसमें बात की गई है। साथ ही इसमें कुछ फोकस क्षेत्रों की बात की गई, जिसमें एम प्राइम विज्ञान आधारित गहन तकनीकी उद्यमिता को यहाँ पे प्रोत्साहन करने पर केंद्रित है। इसे समर्थन प्राप्त है बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसका कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन कर रहा है वो वेंचर कैप सेंटर एंड गैर लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा प्राप्ति, जो कि उत्पादकों की इनवाइसिंग में पारदर्शिता लाने हेतु एक विद्युत खरीद में भुगतान पुष्टिकरण एक एवं विश्लेषण से रिलेटेड है। प्राप्ति पोर्टल को हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है, और इसके माध्यम से देखिए विद्युत वितरण कंपनियों के विद्युत उत्पादकों को बकाया जो राशि है मई 2022 में वार्षिक आधार पर करीब 4.04% तक बढ़ गई है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय 2018 में इसे लॉन्च करेगा, और इस पोर्टल का जो उद्देश्य है उत्पादकों और विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद लेन देन में पारदर्शिता लाने से है। साथ ही डिस्कॉम इस पोर्टल पर इनवाइस के समाशोधन कर सकते हैं, और साथ ही उत्पादकों के द्वारा किए गए दावों पर प्रतिक्रिया भी यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखा जाए तो प्राप्ति पोर्टल को इतना ध्यान रखना है कि विद्युत वितरण से रिलेटेड है, और यहाँ पर आपको विद्युत वितरण कंपनियों की खरीद लेन देन उसमें भी पारदर्शिता रहेगी, इनवाइस समाशोधन हो सकेगा, और उत्पादक यदि यहाँ पर किसी प्रकार दावा इत्यादि करता है उसका समाशोधन किया जाएगा। तो सारी जो जानकारी हैं प्राप्ति पोर्टल पर विद्युत वितरण से रिलेटेड उनकी समस्याओं के निजात से लेकर उनके सारा ब्यौरा डेटा इत्यादि को लेकर यहाँ पर एडअप किया जाएगा। इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे रोगों के बारे में बताया गया है, जैसे सुर्खियों में कुछ रोग रहते हैं, ठीक है, रोग जो कि एग्जाम पे आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है? तो एक दुर्लभ वायरस संक्रमण है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित मंकी पॉक्स वायरस के कारण ये फैलता है। इस जीनस में अत्यंत अन्य वायरस भी यहाँ पर होते हैं। देखिए तो एक वेरियोला वायरस है जो चेचक के कारण बनता है। वैक्सीनिया वायरस है, इस चेचक के टीके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और काउपॉक्स वायरस है। मंकी पॉक्स कैसा है? तो एक जूनोटिक यानी कि पशुजन्य रोग है, और इसका पहला मामला मिला था 1958 में। यह रोग व्यापक पैमाने पर फैलाता है, और मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के निकट यहाँ पर रहने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा ये आपको पाए जाते हैं, और इसके प्राकृतिक स्रोत अभी भी अज्ञात है। दूसरा यहाँ पर है पोर्सिन वायरस, जो कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन अर्थात पशु अंग का मानव में प्रत्यारोपण के पहले रोगी की मृत्यु के संभावित कारण के रूप में पोर्सिन वायरस के यहाँ पे पहचान की गई है। आजकल देखा जाए तो ह्यूमन ट्रांसप्लांट बॉडी यहाँ पे देखा जाए ह्यूमन आपके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट में हम पशुओं के अंगों का भी प्रयोग करें, जिसे जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर देखिए ह्यूमन बॉडी में यदि आप किसी जीव के अन्य जीव के यहाँ पर आप
अंगों का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार इसमें संक्रमण की संभावना रहती है और इस संक्रमण के कारण अगर देखा जाए तो कई बार डेथ के केसेस भी आपको बनते हैं। ऐसी स्थितियों में जो मूल रूप से इसके लिए जिम्मेदार पाया गया है वह पोर्सिन नामक एक वायरस पाया गया है। और पोर्सिन जो वायरस है ये पोर्सिन साइटो मेगालो वायरस का एक हर्पीज वायरस है। यह नवजात शुअर के बच्चे के पूरे शरीर में पाया जाता है और यह इन्फ्लेमेशन यानी राइनाइटिस के कारण यहाँ पर बनता है। विश्व भर में सूअरों में सामान्य है, जब किसी प्रकार के वायरस संक्रमण के कई अन्य प्रजातियों में भी होते हैं। 8 हर्पीज वायरस नियमित रूप से केवल मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, जिसमें से आपको सिप्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 यहाँ पर प्रमुख है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू एक बड़ी समस्या आपको हर साल यहाँ पे स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू आपको हर साल देखने को मिलता है। हाल ही में देखिए तो असम के मेघालय में यहाँ पर एसीएफ के कारण 259 सूअरों की यहाँ पर मौत हुई है। एसीएफ यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण। यह अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस है। यह पालतू और जंगली सूअरों में प्रभावित करता है और इसमें मृत्यु दर 100 तक यहाँ पर होती है। मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। यह सूअरों से मनुष्यों में संचारित भी नहीं होता है। इसके संचरण के तरीकों में संक्रमित पालतू जंगली सूअर के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, दूषित सामग्री का अंतर्ग्रहण और जैविक वाहक आदि यहाँ पर आपको शामिल है। वर्तमान में इसके खिलाफ कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। लक्षण देखें तो तेज बुखार, उल्टी और दस्त, और इससे भारत में पहली बार इसके मामले जो होते हैं 2019 में दर्ज किए गए। अगला इसमें है टमाटर फ्लू। टमाटर फ्लू क्या है? तो देखिए हाल ही में यहाँ पर केरल राज्य में कई क्षेत्रों में यहाँ पर आपको टमाटर फ्लू के मामले दिखे हैं और इस वायरल बीमारी बड़ी संख्या में देखा जाए तो बच्चों को अपना शिकार बनाया है टमाटर फ्लू के कारण। टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू जो है एक वायरल संक्रमण है और इसमें देखा जाए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को में आपको एक तेज बुखार की स्थिति देखने को मिलेगी। जो आपकी ह्यूमन बॉडी, अच्छा बच्चों की जो त्वचा है उसमें आपको जलन और शरीर में पानी की कमी के साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है। और जब आप किसी को देखेंगे, किसी फ्लू से बच्चे अगर कोई संक्रमित हो चुका है तो उसमें टमाटर की तरह आपको चकत्ते बने होते हैं, अर्थात कि लाल रंग के यहाँ पर ये चकत्ते आपको उनकी बॉडी पे दिखाई देंगे। और वर्तमान में देखा जाए तो ये संक्रमण केरल के कोल्लम जिले में कुछ हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इसके निवारक उपाय नहीं किए गए तो ये अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है और इसको लेकर तमिलनाडु सरकार ने अपनी सीमा को यहाँ पर बंद भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये है आपका टमाटर फ्लू। तो आज के साइंस एंड टेक के सेशन में हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में, योजनाओं के बारे में और विभिन्न प्रकार के दिवसों के बारे में, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो इस वीक यहाँ पर आपको पिछले एक वीक में यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं। आप सभी इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको आज़ाद यूपीएससी सीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आपको वीकली बेसिस आपकी साइंस एंड टेक, कल आपको यहाँ पर देखा जाता है इंडियन इकोनॉमी का वीडियो आपको प्रोवाइड होगा और उसके बाद यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। तो वीक में जैसा हमने कहा था 5 वीडियो आपको मिलेंगे, यूपी विशेष, इसके अलावा एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और पॉलिटी का। तो आप सभी मुझे रेगुलर रूप से ज़रूर फॉलो करें और यहाँ पे इन 5 वीडियो को हर एक वीक ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे आपको एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यहाँ पे इसका रिवीजन ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।